बुक 5 पार्ट 1 पेशकश मीरे कारवान। मैं रेस्टोरेंट छोड़कर ऊपर आ गया और ये तस्दीक हो जाने के बाद कि वो चारों चौथी मंजिल वाले कमरे में मौजूद हैं, मैंने पुलिस को बुला लिया। और जब उस कमरे का दरवाजा खुलवाया गया तो लड़की के जिस्म पर बराए नाम ही लिबास रह गया था और वो तीनों खिलौना समझकर उससे खेल रहे थे। उनके साथ मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। एक थप्पड़ खाने के बाद लड़की होश में आ गई थी। उसने अपनी गलती का एतराफ कर लिया। इन दोनों में से एक लड़का उसका क्लास फेलो था और दूसरा उसका दोस्त। वो दोनों उसे वरगला कर लाए थे। उसे जबरदस्ती शराब पिलाएगी। वो अपने हवास में नहीं रही कि वो दोनों इसे कहां कहां लिए फिरते रहे। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो उसे होटल के कमरे में किस तरह लेकर आए। होश में आने के बाद लड़की ने जिल्लत और रुसवाई के खौफ से अपने माँ बाप या घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। ताहम उसके क्लास फेलो से मालूम हो गया कि वो एक महान पंडित की बेटी है। वो मिन्नत समाजत करने लगी कि उसके बाप को कुछ ना बताया जाए और उसने घर जाने से भी इनकार कर दिया। न जाने क्यों उसने मेरे साथ जाने को तरजीह दी। इन तीनों आदमियों को हवालात में बंद कर दिया गया और मैं लड़की को अपनी जमानत पर लेकर अपनी हवेली में ले आया। मैं कोई पारसा या देवता नहीं हूं, लेकिन उस लड़की के लिए मेरे दिल में कोई मैल नहीं आया। ये 2 दिन मेरे पास रही। मैं उसे समझाता ही रहा, दुनिया की ऊंच नीच से आगाह करने की कोशिश करता रहा। 2 दिन बाद ये चली गई और कई रोज बाद एक शाम मेरे होटल आ गई। बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही और फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। ये कई कई रोज तक मेरी हवेली में रह जाती है। पंडित जी ने इससे कभी नहीं पूछा कि ये कहाँ गायब रहती है। ये उसी महान पंडित की बेटी है जिससे मेरे खिलाफ भी बहुत जहर उगला था। मुझे मुस्लिम का पिट्ठू, दलाल और न जाने क्या क्या कहा था। अगर उससे मालूम हो जाए कि उसकी बेटी कई कई रोज तक मेरे पास रहती है तो शायद वो खुदकुशी कर ले। ठाकर खामोश होकर बमला की तरफ देखने लगा। मैंने भी बमला की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो ठाकर की बातों का बुरा मान गई होगी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे कोई तासरात नजर नहीं आए। उसके बरक्स उसके होंठ पर हफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैंने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा तो चौंक गया। रात के 3 बज रहे थे। ये तो गनीमत था कि यहाँ आने की थोड़ी देर बाद ही ठाकर ने टेलीफोन पर जानकी और रूपमती को इतला दे दी थी कि हम वहां नहीं आएंगे। अच्छा भाई, मैं तो चला, नींद आ रही है। ठाकर उठते हुए बोला, तुम भी उस कमरे में जाके सो जाओ। उसने ये जुमला मुझे मुखातिब करते हुए कहा था और साथ ही हाल की दूसरी तरफ एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। मैं भी उठ गया। मेरा ख्याल था कि मैं ठाकुर को सहारा देकर उसके कमरे तक छोड़ आऊंगा, लेकिन बमला ने मुझसे पहले ही उठकर उसका बाजू अपने कंधों पर रख लिया और अपना एक बाजू उसकी कमर में हवाल कर दिया और इस तरह ठाकुर को सहारा देकर उसके कमरे की तरफ ले जाने लगी। मैं चंद लम्हे उनकी तरफ देखता रहा, फिर उसी कमरे में आ गया जिसकी निशानदेही ठाकुर ने की थी। वो बहुत शानदार बेडरूम था। मैंने ट्यूबलाइट बुझाकर नाइट बल्ब रोशन कर दिया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं करवट के बल लेटा बमला के बारे में सोचता रहा। मुझे उस कमरे में आए हुए शायद आधा घंटा ही हुआ था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बमला का ख्याल किसी तरह भी जहन से निकल नहीं रहा था। कितनी हसीन थी वो। कभी तो इसके बारे में सोचते हुए मेरे दिल में गुदगुदी सी होने लगती और कभी मैं उदास हो जाता। वो हालात का शिकार हुई थी। उसकी शख्सियत बिखर गई थी और ये भी गनीमत था कि उसे ठाकर भानोद सिंह जैसा दोस्त मिला था। अगर वो उन बदमाशों के हत्थे चढ़ जाती तो आज वो ना होती जो नजर आ रही थी। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि चिट की हल्की सी आवाज के साथ कमरे में तेज दूधिया रोशनी भर गई। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा तो उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन बेरब्त होने लगी। बमला दरवाजे में खड़ी थी। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बमला ने शायद मेरे चेहरे से मेरी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगा लिया था।
उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो 2 कदम आगे बढ़ाई। बेकल हो गए? वो मेरे चेहरे को देखते हुए बोली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी। उसके लहजे में बेबाकी थी। मैं जानती थी कि तुम सोए नहीं होगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे भी नींद नहीं आ रही। बातें करेंगे दोनों। वो बेतकल्फी से पलंग पर चढ़कर मेरे सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसके बैठने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक सनसनी की लहर सी दौड़ गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो चौपट खुला हुआ था। मेरे जहन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो ठाकर भानु सिंह की दोस्त थी और ठाकर मेरा मोहसिन था। मेरी हाथ और उसने बहुत कष्ट उठाए थे। उसका रेस्टोरेंट जला दिया गया था। उस पर कातलाना हमले हुए थे। वो जख्मी हुआ था। उसके धर्म के लोग उसकी जान के दुश्मन हो गए थे। बमला के बारे में उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसकी दोस्त थी और मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे ठाकर को नाराज होने का मौका मिले। मैं ठाकर की दोस्त हूँ, रखेल नहीं। बमला ने जैसे मेरे ख्यालात पढ़ लिए थे। तुम कोई चिंता मत करो। उसने अगर मुझे तुम्हारे पास बैठे हुए देख भी लिया तो कुछ कहेगा नहीं। हम तो यहाँ बातें करेंगे, सिर्फ बातें। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। एक बात बताओ, तुम मुझे देखकर इतने बेकल क्यों हो गए हो? क्या कभी किसी नारी को इतने करीब से नहीं देखा? वो वाकई बड़ी ज़हीन थी। उसने मेरी बेचैनी का अंदाजा लगा लिया था। नारियां तो मैंने बहुत देखी हैं, पर मुझ जैसी कोई नहीं देखी। उसने हंसते हुए मेरी बात काट दी। परंतु मैं दूसरों से मुख्तलिफ तो नहीं, बिल्कुल वैसी हूँ जैसी दूसरी नारियां होती हैं। हाँ, तुम मुझे जरा बिगड़ी हुई कह सकते हो, पर मैं इतनी बिगड़ी हुई भी नहीं। हाँ, ये तो है। इतनी बिगड़ी हुई होती तो यहाँ ठाकुर बानो सिंह की हवेली में नजर न आती। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अपने बारे में बताओ। वो मौजू बदलते हुए बोली, तुम्हारा नाम हिम्मत सिंह तो नहीं हो सकता? शायद सारे शहर में तुम्हारा चर्चा है। तुम मुसलमान हो। राम कुमारी रूपमती से तुम्हारी दोस्ती है और ये दोस्ती ही इन हंगामों का बायस बनी है। क्या वाकई? अब तुम भी किसी पंडित की तरह सोचने लगी। मैंने उसकी बात काट दी। पंडित, पुजारी। बमला के मुंह से गहरा सांस निकल गया। इन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है और धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले भी यही लोग हैं। जातियों का कारोबार भी इन्हीं पंडितों और पुजारियों ने ही फैलाया है। मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं, हिंदू धर्म में सबसे ऊंची जात, मगर उनके कर्म नीची जात के लोगों से भी बदतर हैं। मलीच हैं वो। बहुत नफरत है तुम्हें अपने पिताजी से। मैंने कहा, बाप कितना ही बुरा क्यों ना हो, औलाद के लिए तो देवता समान होता है। मगर तुम्हारी ये नफरत, इसकी वजह ये तो नहीं कि तुम पर जरूरत से ज्यादा ही सख्ती की गई है, या बापूजी से नफरत का कारण वो कष्ट नहीं जो मैंने उनकी ओर से उठाए हैं? बमला ने जवाब दिया, माँ बाप औलाद पर थोड़ी बहुत सख्तियां करते हैं और औलाद इन बातों का कभी बुरा नहीं मानती। ये सख्तियां तो उनकी भलाई के लिए होती हैं। पर हमारे पिताजी ने हम पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, तुमने ठीक कहा। पिता औलाद के लिए देवता समान होता है। उसे देखकर ही औलाद अपनी जिंदगी के रास्ते का तायुन करती है। बाप ही अगर औलाद के सामने नंगी बातें करेगा, नंगी हरकतें करेगा, तो औलाद से ये तवक्का कैसे की जा सकती है कि वो फरिश्तों की तरह नेक और मासूम होगी? मेरे पिताजी के कर्म भी कुछ वैसे ही हैं। वो गैर औरतों को हवेली में लेकर आते, मेरी माताजी को मजबूर करते कि उनकी सेवा करें, उन्हें अपने हाथों से दारू पिलाए। बात सिर्फ औरतों तक होती तो काबिल बर्दाश्त होती। वो तो औरतों के साथ दूसरे पंडितों को भी ले आते थे और माताजी को मजबूर किया जाता कि इन पंडितों को अपने हाथों से दारू पिलाए। ये सब कुछ माताजी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन वो ये दुख सहने पर मजबूर थीं। उनकी मौजूदगी में औरतों को नंगा किया जाता। ये धर्मात्मा इन्हें नोचते खसोटते। माताजी वहां से जाना चाहती थी, उन्हें जबरदस्ती रोक लिया जाता और ये सब कुछ देखने पर मजबूर किया जाता।
माताजी ने इन्हीं दुखों में घुल घुल कर जान दे दी। पिताजी इस पर भी नहीं संभले। ये सिलसिले उसके बाद भी जारी रहे। उन्हें यह भी एहसास नहीं रहा कि उनके घर में 2 जवान बेटियां हैं। और फिर एक रात तो बेगैरती की इंतहा हो गई। उस रात पंडित शिवनाथ आया हुआ था। एक नारी भी थी। दारू पीते पीते वो अपने हवास खो बैठे थे। पिताजी ने पूजा को आवाज देकर पानी मंगवाया। पूजा पानी लेकर अंदर गई। वो जग रखकर लौटने लगी तो पंडित शिवनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूजा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो पंडित उससे लिपट गया। उसके कपड़े फाड़ दिए। पूजा ने अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश की तो पिताजी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, मेरे दोस्त को खुश कर दो पुत्री। शिवनाथ महान पंडित है, शहर के सबसे बड़े मंदिर के पुरोहित हैं। ये खुश हो जाएंगे, तुम अपनी गद्दी मुझे दे देंगे। दारू के नशे में बाप अपने हवास खो बैठा था। उसे भी होश नहीं रहा था कि वो अपनी बेटी से क्या कह रहा है। पूजा किसी न किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से निकल आई और मुझे साथ लेकर एक कमरे में बंद हो गई। वो रात भर रोती रही और अगले रोज सुबह से ही मुंबई चली गई। मुझे भी उसने खबरदार कर दिया था कि मैं अपना बंदोबस्त कर लूं, वरना मेरा बाप किसी दिन अपने ही हाथों मुझे नंगा कर देगा। पूजा चली गई। उसने अपनी जुबान बंद रखी थी। मैंने भी अपने होंठ सी लिए थे। अगर बापू को पता चल जाता कि पाप और पुण्य पर लंबे लंबे भाषण देने वाले पंडित राम स्वरूप के अपने क्या कर्म हैं, तो उसकी बोटियां नोचकर कित्तों को खिला देते। ये हैं हमारे धर्मचारियों के करतूत। बमला ने गहरा सांस लिया और फिर बात जारी रखते हुए बोली, अपने पिता का असल रूप देखकर मुझे उससे शदीद नफरत हो गई। धर्म का प्रचार करने वाले खुद गंदगी की दलदल में फंसे हुए हैं। गौ माता को भगवान का दर्जा देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके गोबर को पवित्र समझकर अपने शरीर पर मलते हैं। उसे कोई कष्ट देता है और बड़ा पाप समझते हैं उसे। यही लोग उस गौ माता को मुसलमान कसाईयों के हाथ बेच देते हैं कि इसके गले पर छुरी फेरो और इसकी बोटियां खाओ, इसकी खाल के जूते बनाकर पैरों में पहनो। अजीब धर्म है और अजीब दर धर्म जारी है। मुझे अपने पिता से शदीद नफरत है, मगर मैंने किसी के सामने उनके खिलाफ कभी जुबान नहीं खोली। तुम पहले शख्स हो जिसे मैं अपना दुख बता रही हूँ। माताजी उन्हीं दुखों में गुजर गईं। एक बेटी घर छोड़कर चली गई, दूसरी कटी पतंग की तरह डामाडोल फिर रही है, मगर पिताजी को अब भी होश नहीं आया। किसी दुष्ट के बहकाने पर आकर उन्होंने शहर में हंगामे शुरू करा दिए। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए उनकी जुबान नहीं थकती थी। उन्हें दुख था कि एक मुसलमान किसी हिंदू नारी को बगल में लेकर क्यों घूम रहा है। उनके ख्याल में धर्म के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश थी। धर्म को नष्ट किया जा रहा था, मगर वो ये भूल गए थे कि उनके अपने कर्म क्या हैं। वो खुद धर्म को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो ये भी भूल गए थे कि उनकी अपनी ही एक बेटी एक मुसलमान के साथ उसके फ्लैट में रह रही है। मुमकिन है वो इन हंगामों को मजीद हवा देते, मगर फिरोज शाह ने पूजा और सलीम की तस्वीर दिखाकर इनकी जुबान बंद करा दी और वो हवेली में बंद होकर रह गए। उस रात अगर ठाकुर भानोद सिंह मुझे इन बदमाशों से ना बचाता तो मैं बर्बाद हो चुकी होती। मैं इज्जत से यहाँ ना बैठी होती, मैं वेश्या बन जाती। कोई पुत्री अपने पिता के खिलाफ इस तरह नहीं बोली होगी जिस तरह तुमने मुझे कहते सुना। मेरा पिता इंसान नहीं, राक्षस है। उसके कारण मुझे इस धर्म से नफरत हो गई है। जिस धर्म में झूठ हो, मक्कारी हो, धोखा और फरेब हो, वो धर्म सच्चा कैसे हो सकता है? बात धर्म की नहीं, मैंने उसके खामोश होने पर कहा, बात उन लोगों की है जो अपनी बदअमालियों से धर्म को बदनाम करते हैं। बहरहाल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। मैं अपना बिखेड़ा लेकर बैठ गई। बहुत देर बाद बमला के होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आई थी। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछना चाहती थी। मुसलमान हो? राजकुमारी रूपमती और ठाकर से तुम्हारी दोस्ती है। अपने पिताजी और दूसरे पंडितों और पुजारियों को तो आज तक मैंने यही कहते सुना है कि मुसलमान मलीच हैं, लेकिन ठाकर ने बताया था
कि तुम भगवान की तरह पवित्र और अजीम हो। तुमने हिंदू नारी रूपमती की न सिर्फ इज्जत बचाई बल्कि कई मर्तबा उसकी जान की रक्षा भी की है। ये तुम्हारी महानता है कि तुम एक हिंदू नारी के लिए एक खतरनाक युद्ध लड़ रहे हो। मैं महान नहीं, महानता तो उन लोगों की है जो इस रास्ते पर मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने जवाब दिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुमसे मुलाकात हो गई, बमला ने कहा। मैं उस औरत से भी मिलना चाहूंगी जिसे तुम्हारे लिए अपना घर बार और सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हारे साथ कई वर्षों से मारी मारी फिर रही है, जानकी। मैं मुस्कुरा दिया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने वाकई मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। मैं तुम्हें इससे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अब ये बताओ कि तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? पहली ही मुलाकात में तंग आ गए हो? मैं तो बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बमला ने कहा। सारी बातें एक ही मुलाकात में खत्म हो गई तो दूसरी मुलाकात में क्या करोगी? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हें देखती रहूंगी, लेकिन खैर। उसे गहरा और लंबा सांस लिया। तुम कहते हो तो मैं उस वक्त चली जाती हूँ। उसने बैठे बैठे दोनों हाथ सर से ऊपर उठाकर एक खौफनाक किस्म की अंगड़ाई ली और बेड से उतर गई। चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। जाने के बाद वो तेज रोशनी का बल्ब बुझाना नहीं भूली थी। मैं नाइट बल्ब की नीलगो रोशनी में बेड की पुष्ट से टेक लगाए नींद दराज देर तक बमला और उसके पंडित बाप के बारे में सोचता रहा। अगर बमला ने अपने बाप के बारे में झूठ नहीं बोला था तो वाकई वो बहुत ही बेगैरत आदमी था, जिसे अपनी बेटियों की इज्जत का भी ख्याल नहीं था। और मेरा ख्याल है बमला ने कोई गलत बात नहीं कही थी, क्योंकि ठाकर भी मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका था। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। उस वक्त एक नया दिन तुलू हो रहा था। लोग रात भर के आराम के बाद बेदार होकर एक नए दिन के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे और मैं नींद की लहरों में गोताजन हो रहा था। मेरी आंख 12 बजे से पहले नहीं खुल सकी थी। मैं बेदार होने के बाद भी देर तक बिस्तर पर पड़ा बैठा रहा। हवेली में खामोशी थी। किसी तरफ से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ठाकुर भी रात 3 बजे के लगभग सोया था और बमला भी सुबह 5 बजे के बाद ही अपने कमरे में गई थी। मुझे यकीन था कि वो दोनों भी अभी तक सो रहे होंगे और मुलाजिम शायद बाहर लॉन में होगा, इसीलिए हवेली में खामोशी थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और देर तक ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा। और जब मैं कपड़े पहनकर बाहर निकला तो उसी वक्त नारायण नामी मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। आप तैयार हो गए हैं सरकार, नाश्ता लगा दूं? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया और पूछा कि ठाकुर जाग गए हैं या अभी सो रहे हैं। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय सवाल कर डाला। जी सो रहे हैं, और बमला जी भी सो रही हैं, और ठाकुर जी तो सुबह सवेरे 7 बजे ही चले गए थे, नारायण ने जवाब दिया। कहाँ, होटल? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। होटल नहीं सरकार, नारायण बोला। किसी ने छोटे सरकार की हत्या कर दी है। ठाकुर जी वहां गए हैं। क्या? मैं उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है श्याम सुंदर? जी सरकार, नारायण ने सर हिला दिया। वो ना जाने कब से जब्त किए बैठा था। उसकी आंखों में रुके हुए सैलाब का बंध टूट गया और आंसू बह निकले। किसने हत्या की है डॉक्टर श्याम सुंदर की? कौन था वो? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे थे। सीने में तूफान करवटें लेने लगा। पता नहीं सरकार, वो कौन संगदिल था। बहू रानी पार्वती देवी भी बहुत घायल हुई हैं। सुना है उन्हें अस्पताल भेज दिया है। मैं चंद लम्हे नारायण की सूरत देखता रहा, फिर कमरे से निकल आया। हालनुमा कमरे में बमला से सामना हो गया। उसके जिस्म पर शबहाबी का ढीला ढाला लिबास था। बाल बिखरे हुए और आंखें सुरख थीं। चेहरा सुता हुआ था। वो अभी अभी सोकर उठी थी और गालबन इस वक्त भी उसके दिमाग पर नींद का खुमार तारी था। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ जल्दी है श्रीमान जी, सवेरे सवेरे? इस वक्त दोपहर हो रही है बमला, मैंने कहा, और मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम नाश्ता कर लो। मैं वहां रुके बगैर बाहर आ गया। ठाकुर की जीप मौजूद थी, अलबत्ता वो कार गायब थी जो रात को मैंने पोर्टिको में खड़ी की थी।
जीप का एक टायर फटा हुआ था। गुज़श्ता रात रामू वगैरह ने हमें सुनसान सड़क पर रोकने के लिए गोली चलाकर टायर ब्रस्ट कर दिया था और उनके फरार के बाद जीप को मैंने ही चलाता हुआ हवेली तक लाया था और मेरा ख्याल था कि वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। अगरचे जीप के पिछले हिस्से में एक फाजिल टायर मौजूद था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि टायर तब्दील कर सकता। गेट से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। बमला बरामदे में खड़ी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं गेट से निकल आया और तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगा। इत्तेफाक से चंद गज का फासला तय करने के बाद ही दाएं तरफ के मोड़ से एक खाली टैक्सी सामने आ गई। मैंने हाथ के इशारे से टैक्सी रुकवा ली और बड़ी उजलत में दरवाजा खोलकर पिछली नशिस्त पर बैठ गया। कहाँ चलना है हुक्म? ड्राइवर ने सामने लगे हुए आईने में देखते हुए कहा। टैक्सी का मीटर ठीक नहीं है, भाड़े का ख्याल रखना। मेरा दिमाग बुन आ गया। दुनिया भर के टैक्सी ड्राइवर एक जैसे ही थे। ये लोग कभी मीटर दुरुस्त नहीं रखते, किराया ज्यादा वसूल करते हैं और बख्शिश अलग से तलब करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं मीटर पर उससे बहस नहीं कर सकता था। कहाँ जाने का है हुक्म? ड्राइवर ने दोबारा पूछा तो मैं चौंक गया। गुज़श्ता रात डॉक्टर श्याम सुंदर के बारे में बातें करते हुए ठाकुर ने बताया था कि उसका क्लिनिक रामबाग में है और करीब ही किसी बंगले में रिहाइश भी है। रामबाग बहुत बड़ा इलाका था और मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि श्याम सुंदर का बंगला किस तरफ होगा। पुलिस स्टेशन मेरे मुंह से गैर इरादी तौर पर निकल गया। रामबाग के इलाके को जो थाना लगता है वहां चलो। ड्राइवर ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर संभल कर बैठते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इमारत के सामने टैक्सी रुकते ही मैंने दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और ड्राइवर को इंतजार करने का कहकर तेज तेज कदम उठाता हुआ इमारत में दाखिल हो गया। बरामदे में मुसल्ला संतरी ने मेरा रास्ता रोक लिया। किसको मिलने का है शरीमान जी? उसे घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। कोई ऑफिसर? मैंने कहा। वो दरअसल ठाकर भानोद सिंह के भाई की हत्या हो गई है। ठाकर मेरा मित्र है, मगर मुझे उसके बंगले का पता मालूम नहीं। कोई है आदमी जो मुझे वहां तक पहुंचा सके? ओह, संतरी ने एक बार फिर मुझे घूरा। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। संतरी अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ा इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद संतरी वापस आया तो उसके साथ एक सादा पोश भी था। इसको साथ ले जाओ, संतरी ने कहा, मगर मेरा ख्याल है डेड बॉडी को अस्पताल भेज दिया गया होगा। मैं उस आदमी के साथ बाहर आ गया। वो तो पिछली सीट पर बैठ गया और वो आदमी अगले वाली सीट पर बराजमान हो गया और ड्राइवर को रामबाग पैलेस होटल की तरफ चलने को कहा। टैक्सी हरकत में आकर सड़कों पर फराटे भरने लगी और मैं डॉक्टर श्याम सुंदर के बारे में सोचने लगा। उसे किसने कत्ल किया था? उसकी बीवी पार्वती अभी तक जिंदा है, वो भी खत्म हो चुकी है क्या? टैक्सी एक झटके से रुकी तो मैं अपने ख्यालात से चौंक गया। उस बंगले के सामने बहुत सारे लोग जमा थे। गेट पर 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। कुछ लोग अंदर भी नजर आ रहे थे। सादा पोश साथ होने की वजह से गेट पर तैनात कांस्टेबलों ने मुझे नहीं रोका। मैं बरामदे में पहुंचा तो अंदर की राहदारी में विक्रम होटल के असिस्टेंट मैनेजर भारत भूषण को देखकर आगे बढ़ गया। उसने भी मुझे पहचान लिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ मेरी तरफ आ गया। उसका चेहरा रंजो मलाल की तस्वीर बना हुआ था। ठाकुर कहाँ है? और श्याम सुंदर? अस्पताल। भारत भूषण ने मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। डेड बॉडी 2 घंटे पहले अस्पताल भेज दी गई थी और पार्वती भाभी को भी। वो शदीद घायल है। ठाकुर भी वहीं है। इसी दौरान में एक सब इंस्पेक्टर हमारे करीब आ गया। उसके हाथ में एक क्लिप बोर्ड था जिस पर लगे हुए कागजात पर रिपोर्ट मुरतब कर रहा था। उसे मेरे बारे में पूछा तो भारत भूषण ने ही बता दिया कि मैं ठाकर भानोद सिंह का करीबी दोस्त हूँ। सब इंस्पेक्टर ने मुझसे चंद सवालात किए। कुछ बातें मैंने उससे पूछी और फिर वो मुझे श्याम सुंदर के बेडरूम में ले गया। बेडरूम के दरवाजे पर नजर राहदारी के फर्श और दीवारों पर खून के छींटे नजर आ रहे थे और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी रूह तक कांप उठी। हर चीज उलट पलट नजर आ रही थी। डबल बेड की सफेद चादर खून में भीगी हुई थी। हर तरफ खून ही खून था। कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही थी जिस पर खून के छींटे या धब्बे ना हो। बेड से जरा हटकर कालीन पर भी खून का बड़ा धब्बा था। लगता था जैसे कुछ देर पहले यहाँ खून का बहुत बड़ा तालाब था।
जो कालीन में जज्ब हो गया था। ये सूरत हाल देखकर ये बात कही जा सकती थी जैसे किसी बकरे के गले पर छुरी फेर कर छोड़ दिया गया हो। मैंने दरिंदगी में और जिंदगी में बहुत सारे खून बहते देखे थे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि यहाँ की सूरत हाल देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैं बाहर आ गया। बाहर बरामदे में रुककर ताज़ा हवा में मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? मैंने भारत भूषण से पूछा। वो भी मेरे साथ ही बाहर आ गया था, सिवाय जय सिंह अस्पताल, भारत दर्शन ने जवाब दिया। वो कुछ और भी कहना चाहता था, मगर मैं उसकी पूरी बात सुने बगैर तेज तेज कदम उठाता हुआ कोठी से बाहर आ गया। इस मर्तबा वो सादा लिबास वाला मेरे साथ नहीं था। मैं टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को अस्पताल का नाम बताया और सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं ठाकर के बारे में सोच रहा था। डॉक्टर श्याम सुंदर से इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। वो उसके एक अदना से मुलाजिम का बेटा था जिसे उसकी माँ ने पाला था, लेकिन ठाकर को श्याम सुंदर से हकीकी भाइयों जैसी मोहब्बत थी। वो भी इसे बहुत चाहता था। श्याम सुंदर की मौत का ठाकुर से क्या हाल हुआ होगा, सिवाय जय सिंह हॉस्पिटल होटल जयपुर अशोक से जरा आगे, सिवाय जयपुर हाईवे पर वाक़या था। बहुत वसी और अरीज और शानदार इमारत थी। कई ब्लॉक थे, वसी और अरीज रकबे पर फैले हुए थे। मेन गेट पर मैंने टैक्सी को फारग कर दिया। इस्तकबालिया से मुझे पता चल गया कि पार्वती देवी को अभी तक इमरजेंसी ही में रखा हुआ है। ठाकर बानोद सिंह कुशादा राहदारी में ही मिल गया। वो सर को दोनों हाथों में थामे बेंच पर बैठा हुआ था। रेस्टोरेंट और होटल के मैनेजर और उसके चंद दोस्त भी वहां जमा थे। मेरी आवाज पर ठाकुर ने सर उठा के देखा और उसकी आंखें होन कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थी। बेपनाह कर्ब के आसार चेहरे पर हवाईदा थे। वो मुझे देखकर अपनी जगह से उठ गया और मेरे साथ लिपटकर धाड़े मार मार कर इस तरह रोने लगा कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसके दोस्त भी बार बार उसे अपने साथ लिपटाकर दिलासा दे रहे थे। ठाकुर देर तक मुझसे लिपटा हिचकियां भरता रहा। ये सब कुछ कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? किसने ये जुल्म ढाया है? मैंने कहा, श्याम सुंदर तो बहुत ही मासूम था। वो तो मसीहा था, दूसरों को जिंदगी देने वाला। उसकी जिंदगी किस जालिम ने छीन दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठाकर के हलक से गर्राहट से निकली। उसके शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन नहीं सकेगा। उसकी बोटियां कुत्तों को खिला दूंगा। ऐसा इंतकाम लूंगा अपने मुन्ना का कि दुनिया इबरत हासिल करेगी। पर कौन था वो? मैंने उलझी हुई नजरों से उससे पूछा। उसकी तरफ देखा, पता चला वो कौन जालिम था। रामू, ठाकर के मुंह से निकला। वो मेरे इंतकाम से बच नहीं सकेगा। ओह, मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी थी। हम इस वक्त दूसरे लोगों से जरा हट कर खड़े थे। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सिवालिया निगाहों से उसकी तरफ पूछा। सुबह 7 बजे मुझे पुलिस ने टेलीफोन पर इस दुर्घटना की इतला दी थी। मैंने सोचा तुम्हें भी जगाकर साथ ले चलूं, मगर फिर ख्याल आया कि तुम सारी रात जागते रहे थे। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और श्याम सुंदर की कोठी पर पहुंच गया। कोठी के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। अंदर पुलिस भरी हुई थी। पड़ोस के बंगलों के 2-3 आदमी भी मौजूद थे। श्याम सुंदर की लाश देखकर वो वक्ती तौर पर मैं अपने हवास खो बैठा था। पार्वती की दिशा भी बहुत बुरी थी। वो बहुत घायल थी। मेरे आने के थोड़ी ही देर बाद पार्वती को अस्पताल भेज दिया गया ताकि उसके जीवन बचाया जा सके। श्याम सुंदर के पड़ोसी ने मुझे बताया कि सुबह 6 बजे दूध वाले ने इन्हें जगाकर बताया कि बार बार घंटी बजाने के बावजूद कोई दूध लेने के लिए बाहर नहीं आ रहा। उसने किसी गड़बड़ का शुबा जाहिर किया तो पड़ोसी दूध वाले के साथ ही गेट फांद कर अंदर आ गया। बरामदे वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो श्याम सुंदर को पुकारते हुए अंदर दाखिल हो गए और बेडरूम का मंजर देखकर कांप उठे। बेड के करीब कालीन पर श्याम सुंदर जख्मों से चूर लाश पड़ी हुई थी और पार्वती भी इसके करीब ही पड़ी हुई थी। उसका सर श्याम सुंदर के पैरों पर था। पार्वती भी बहुत घायल थी। पड़ोसी पहले तो ये समझा कि वो भी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। उन दोनों ने इसे उठाने की कोशिश की तो पार्वती ने आंखें खोल दी। उसके होंठों से सिर्फ रामू का लफ्ज निकला और वो बेहोश हो गई। पड़ोसी ने अपने बंगले से पुलिस को इतला दे दी। पुलिस ने यहाँ सूरत हाल देखकर मुझे फोन कर दिया और मैं फौरन ही यहाँ पहुंच गया।
मैं तुम्हें दिखाऊं उस राक्षस ने मेरे भाई की क्या हालत की है। ठाकर मुझे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर एक मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल मौजूद था। उसने हमें रोका नहीं। कमरे की फजा बर्फानी की तरह सर्द थी। पहियों वाले स्ट्रेचर पर एक लाश चादर से ढकी हुई थी। चादर अगरचे सफेद थी, लेकिन उस पर खून के इतने धब्बे थे कि सफेदी खत्म होती लग रही थी। ठाकुर ने चादर हटा दी और मैं काम कर रह गया। श्याम सुंदर के जिस्म पर कोई लिबास वगैरह नहीं था और लाश पर इतने जख्म थे कि मैं उन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। ठाकुर झुककर उसकी पेशानी पर बोसे दे रहा था। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले और वो सिसकियां ले रहा था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसे अलग किया और लाश को चादर से ढक दिया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।